नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल एस्पायर ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि पिछले 3 लेक्चर में हम लोगों ने जो अभी तक सर्कुलर मोशन के बारे में जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो सबको कवर कर दिया है। अब से जो टॉपिक सर्कुलर मोशन का चालू होगा, वो उन तीनों लेक्चर का एप्लीकेशन होगा। तो अगर आपने अभी तक वो तीनों लेक्चर नहीं देखा है, उसको देखने के बाद फिर इसको देखना शुरू करिएगा। तो आज का टॉपिक जो है अपना बैंकिंग ऑफ रोड है। इसको शांति से आप लोग 30 से 40 मिनट देखिए, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आएंगे बैंकिंग ऑफ रोड के रिलेटेड, आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन चालू करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं, फिर एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक-एक करके एक्सप्लेन करूंगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोगों ने रोड पे देखा होगा कि अगर आप बाइक या साइकिल चला रहे हो, टर्न आता है तो आप स्पीड स्लो क्यों कर देते हो? अगर स्पीड नहीं स्लो करोगे तो आप पलट जाओगे। वो क्यों होता है, किस लिए हम करते हैं, वो सब का हम स्टडी इसी सेशन में करने वाले हैं। इसके अलावा आप जाके कहीं भी टर्निंग पे देखना, रोड एक साइड उठी रहती है और एक साइड दबी रहती है। जिधर घूमना है उधर थोड़ा नीचे रहेगा और जो उठी रहती है एक साइड, ताकि आप आसानी से टर्न ले सको। उसके पीछे का क्या साइंस है, उन सब के बारे में आज के सेशन में स्टडी करेंगे। तो चलिए डेफिनेशन रीड करते हैं। Banking of roads is defined as the phenomena in which the outer edges are raised for the curved roads above the inner edge to provide the necessary centripetal force to the vehicle so that they take a safe turn। देखो ये कह रहा है कि जब भी किसी रोड पे बैंकिंग देते, बैंकिंग मतलब आपका जो बाहर का चक्का रहेगा। जैसे यहाँ आप कार देखिए, साइकिलिंग का हम अगले सेशन में स्टडी करेंगे, आज का फोर व्हीलर के बारे में है या जो भी हैवी व्हीकल्स है आपका। तो देखो जो ये आपका फोर व्हीलर्स है, यहाँ पे टर्न दे रही है। तो देखो जहाँ आप जो इनर व्हील है, देखिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ से इसे प्लॉट करें तो यहाँ से एंगल बना रहा है कि नहीं, ध्यान से देखिए। यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है कि नहीं, और ये क्यों दिया जाता है? ताकि आपका जो व्हीकल है वो आसानी से टर्न ले सके। अगर इसको हम नहीं देंगे तो इसकी स्पीड पे बैंकिंग ऑफ रोड डिपेंड करता है। आपकी कार या बाइक जो भी है उसका पलटने का चांस बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इसलिए हम बैंक करते हैं ताकि व्हीकल अगर हाई स्पीड से आ रही है उसको कम से कम स्पीड स्लो करना पड़े और वो आसानी से घूम सके। आप लोग जाइएगा रोड पे देखिएगा, जो एक साइड जिधर घूमना है इनर व्हील रहता है, हमेशा वो रोड थोड़ा नीचे रहेगी और बाहर वाला साइड जो चक्का रहता है उस साइड का रोड देखना आपका उठा रहेगा। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जांपल में आप देखिए कि रोड है, एक साइकिलिस्ट है, यहाँ पे जब घूम रहा है तो इनर व्हील ये है, यहाँ से देखो आउटर पे, देखो इस साइड का रोड उठा हुआ है कि नहीं, यही जो कुछ एंगल पर उठा रहता है इसी को हम बैंकिंग बोलते हैं। मतलब बाहर साइड का रोड जैसे जैसे बाहर साइड जाने लगेगी इस डायरेक्शन में आएगा, देखो यहाँ ध्यान से, ये इसका इनर हो गया। जैसे जैसे ऊपर जा रही है ये उठता जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं थीटा। मतलब इतना एंगल पे बैंक किया गया है। आई होप आपको बैंकिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बारे में जो डेरिवेशन है, स्पीड कितना होनी चाहिए ताकि हम आसानी से घूम सके मैक्सिमम। अब देखो अगर एंगल हम ज्यादा दे देंगे, ये भी डर है कि आपकी कार ही यहाँ से पलट जाए। तो वो सब डिजाइनिंग के समय जब रोड की डिजाइन होती है इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। तो अभी वो सब आपके सिलेबस में है नहीं, जस्ट आपके सिलेबस में बेसिक फार्मूले और उस पे क्या-क्या क्वेश्चंस आते हैं वो सभी हैं, तो उनको ही हम डिस्कस करेंगे। बाकी डिजाइनिंग का पार्ट वो सब जब इंजीनियरिंग करिएगा आप, उसमें डिटेल में यही सब सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो चलिए अब इसका फार्मूला हम शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आसानी रहे। एक रोड है जो मान लेते हैं थीटा एंगल पर बेंड है, ठीक? यहाँ पे थीटा एंगल पर बेंड है। एक कार है, एक कार यहाँ से टर्न लेना चाहती है। देखो डायग्राम तो उतना अच्छा है नहीं, आप समझ लेना। एक एक कार है कुछ इस तरीके से, ये यहाँ से घूमना चाहती है इधर। देखो हमने आउटर व्हील को कुछ एंगल पर उठाया है और नीचे का व्हील को कुछ एंगल पर झुका हुआ है।
ठीक है, एक कार है। मान लेते हैं इसका जो मास है कार का वो कितना है मास, जो कार का मास है उसको मान लेते हैं स्मॉल m है, और जो इसकी वेलोसिटी है वो v स्पीड से मूव कर रहा है। देखो यहाँ मैंने लिख दिया है ताकि टाइम आपका ज्यादा ना खराब हो। और एक रोड पे थीटा बैंक दिया है जिसका रेडियस r है, रोड का रेडियस। मान लेते हैं थीटा बी द एंगल बाय व्हिच द रोड इज इलेवेटेड एंगल ऑफ बैंकिंग। जो ये थीटा है इस एंगल से आपका रोड को बैंक किया गया है, मतलब आउटर साइड को इतना एंगल पर उठाया गया है। फिर बोल रहा है द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द रोड एंड द व्हीकल। ये देखो जो व्हीकल है इनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो इसका सरफेस का कितना फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है मान लेते हैं म्यू एस है। ठीक, यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम है बोलो ध्यान से समझिएगा। एक व्हीकल है जिसको इस रोड पे टर्न लेना है, एक रोड है इंक्लाइंड प्लेन मत समझना, उसको हमने थीटा एंगल देके बैंक किया हुआ है। अब जब ये यहाँ से घूमेगा इसका मास m है तो क्या क्या फोर्स आएगा, सबसे पहले उसको हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। अगर इसका मास m है, सेंटर ऑफ मास से एक आएगा mg आएगा कि नहीं, एक इसका मास होगा mg, और क्या आएगा इसके बाद इसका देखो इस सरफेस पे अगर है तो जस्ट इसके परपेंडिकुलर एक इसका नॉर्मल रिएक्शन आएगा कि नहीं, इसके परपेंडिकुलर यहां से अगर मैं एक्सिस डालूं तो जस्ट इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूं, ये आपका आएगा क्या नॉर्मल रिएक्शन एन। समझ में आया कि नहीं। अगर ये एंगल थीटा है, यहाँ पे एंगल कितना आएगा, यहाँ पे ये भी एंगल आपका थीटा होगा, थीटा ही एंगल होगा ना। अब देखो ध्यान से, जब फ्रिक्शनल सरफेस से घूमने की इधर कोशिश कर रहे हैं मतलब आपका फ्रिक्शन फोर्स किधर लगने वाला है, फ्रिक्शन फोर्स तो नीचे की तरफ आने वाला है, क्योंकि व्हीकल आगे की तरफ घूमेगी, इसको पलटने का किधर डर है, आगे की तरफ चक्के पे, तो इस वजह से फ्रिक्शन इसका नीचे की तरफ आ रहा है। ध्यान से एकदम चीजों को समझिएगा, क्योंकि यहाँ आप समझ गए क्वेश्चन कितना भी कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा आप उसको आराम से कर दोगे। और क्या लगेगा, अगर किस एक्सेलरेशन से नीचे घूमने की कोशिश कर रहा है, यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा है, सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीपिटल की वैल्यू कितनी है, जो आपका सेंट्रीपिटल की वैल्यू है, एक्सेलरेशन किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, ए सेंट्रीपिटल, उसकी वैल्यू आपकी आई थी v स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस r। समझ में आया कि नहीं, इस पे इतनी चीजें लग रही हैं। अब देखो यहाँ जगह कम है, मैं बाहर सारे फोर्स को रिजॉल्व करता हूँ। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, जो सेंटर की तरफ खींच रहा है, ये रोड को हमने इस पॉइंट को सेंटर मान लिया, यहाँ ये थीटा एंगल पर बैंक किया है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो अब इस फोर्स को ना हम डायग्राम का अलग से रिजॉल्व करके बनाते हैं। तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक अपना इस एक्सिस से ऐसे है, ठीक, और यहाँ पे है इंक्लाइन। समझ में आया कि नहीं। नीचे एक फोर्स आ रहा था क्या, mg, ठीक, और इस एंगल पर आपका क्या आ रहा था, यहाँ पे नॉर्मल, यहां से यहां एंगल कितना बन रहा है, थीटा। अब ध्यान से देखो जो फ्रिक्शन फोर्स है, इधर आपका क्या आ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। अब अगर मैं यहाँ पे एक्सिस एक डालूं, ध्यान से देखा, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में डालूं, तो अगर ये एंगल थीटा है, जो यहां से आपका ये थीटा बना रहा था ना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी एंगल तो थीटा ही होगा ना, ये एंगल होगा थीटा। अब इसको मैं एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूं, इधर कोई फोर्स नहीं था, इतने ही फोर्स थे, mg था, एक नॉर्मल रिएक्शन था, एक ये आपका सेंटर की तरह सॉरी फ्रिक्शन फोर्स है, बाकी वो तो एक्सेलरेशन आएगा जो सेंट्रीफ्यूगल। याद है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता है, वो उसको घुमाने के लिए नेसेसरी फोर्स होता है, इसलिए उसको मैंने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है। अगर आपके अंदर वो डाउट है तो उसको निकाल देना, मैंने यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को क्यों नहीं दिखाया है, क्योंकि वो इन सबका कंबाइंड इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए आता है ताकि व्हीकल आसानी से टर्न ले सके। तो चलो अब इन सबको मैं रिजॉल्व करता हूँ। ए इधर एन है, यहाँ रिजॉल्व करूंगा तो क्या निकल के आएगा, इधर एन कॉस थीटा, और इस एक्सिस को अगर एक्स मान दें, इसको वाई मान दें, इसको माइनस वाई, इसको मान देते हैं माइनस एक्स। इस एक्सिस पे क्या निकल के आएगा आपका, इस एक्सिस पे यहाँ निकल के आएगा इसके परपेंडिकुलर, अभी एन का कर रहे हैं, एन साइन थीटा। अब देखो एफ भी आपका थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, उसको भी हम रिजॉल्व करते हैं। जब एफ को रिजॉल्व करेंगे, एक कंपोनेंट आपका इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। जो एक कंपोनेंट आएगा यहां से, हाँ, इसकी वैल्यू कितनी होगी, एफ
एफ कॉस थीटा होगी ना, तो इसकी वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एफ साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं? केवल कुछ नहीं किया है, फोर्स को रिजॉल्व किया है। अगर आपने ये सीख लिया, देखो एग्जाम में क्वेश्चन इसी बेसिस पे आते हैं। आप कॉन्सेप्ट सीखिए, एक बार कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, कैसा भी क्वेश्चन बोलेगा आप आसानी से कर दोगे। सारा चीज क्लियर हो गया कि नहीं? अब चलो फोर्स को बैलेंस करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम वाई डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करते हैं। जब वाई डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करेंगे तो वाई डायरेक्शन में क्या क्या लग रहा है, ऊपर है आपका एन कॉस थीटा, और नीचे क्या है, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं? और क्या आएगा आपका, इन कॉस थीटा। अब यहां से मैं एम जी की, एम जी को एक साइड करता हूं, तो यहाँ आएगा एम जी इक्वल टू एन कॉस थीटा और माइनस एफ साइन थीटा। इधर आके माइनस हो जाएगा एन कॉस थीटा। देखो मैं चीजों को बहुत ही आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये हमने वाई डायरेक्शन में बैलेंस किया। अब देखो यार, एक्स डायरेक्शन में और कौन सा फोर्स लगेगा जो एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, इधर आ रहा है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा कि नहीं, जो सॉरी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है व्हीकल पे, अगर यहाँ टर्न ले रही है, अगर ये इसके अराउंड ऐसे घूमने की कोशिश कर रही है, तो ये आपका पॉइंट हुआ, इस पॉइंट की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा कि नहीं। और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू जो एक्सेलरेशन आया m इंटू ए होता है ना, तो हम x डायरेक्शन में, y में देखो कोई एक्सेलरेशन नहीं थी, इसलिए समेशन ऑफ y इक्वल टू डायरेक्ट जीरो कर दिया। लेकिन x डायरेक्शन में आपका देखो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, यहाँ पे आपका समेशन ऑफ x इक्वल टू जीरो नहीं होगा। x डायरेक्शन में यही यहाँ पे ट्विस्ट है। यहाँ x डायरेक्शन में जब हम करेंगे, x डायरेक्शन में तो समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम, और कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो चलिए कौन कौन से फोर्स हैं जो इसको बैलेंस कर रहे हैं। एन साइन थीटा इसी डायरेक्शन में है, एन साइन थीटा प्लस एफ, और क्या है, एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, वेलोसिटी v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। यहां तक समझ में आया कि नहीं? अगर ये आपने कर लिया, अब कुछ नहीं करना, केवल चीजों को अरेंज करना है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को अरेंज करके थीटा की हमें एक वैल्यू चाहिए और एक स्पीड v की चाहिए। v ही आपकी वो स्पीड है जिससे व्हीकल सेफली टर्न करेगा। इससे ज्यादा स्पीड आप रखोगे तो आपका व्हीकल पलटने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होगा। तो चलो हम जो इक्वेशन है आपका डिवाइड डिवाइड इक्वेशन 2 किससे डिवाइड कर देते हैं, 1 से। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ क्या है, एम जी, यहाँ एम भी स्क्वायर, तो एम एम से कट जाएगा, क्या बचेगा इस साइड, भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। समझ में आया ना? दिस डिवाइडेड बाई एम जी करेंगे तो जी नीचे आ जाएंगे, भी एम से एम कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू इधर क्या आया है आपका एन साइन थीटा प्लस एफ, एफ क्या है आपका, एफ फ्रिक्शन फोर्स है, एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या था, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, यही है ना, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। अब एफ की वैल्यू क्या है, एफ तो आपका फ्रिक्शन फोर्स है, और एफ की वैल्यू है म्यू एस। एस को हम डायरेक्ट स्टैटिक फ्रिक्शन है तो उसको मैं डायरेक्ट म्यू लिख रहा हूं, म्यू इंटू एन। एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है इस व्हीकल का, जो ये नॉर्मल रिएक्शन आया है। ठीक है, तो चलो इसको अरेंज करते हैं, भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा, एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा। अब हमको अरेंज करना है, किसी तरह हमें इन सबको छोटा करना है, म्यू और किसी एक एंगल के टर्म में आ जाए, या तो साइन कॉस रहे या टैन रहे, कोई एक आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमन लेना शुरू करते हैं। तो क्या क्या कॉमन लेते हैं, मैं एक साथ एन कॉस थीटा और दोनों टर्म में कॉमन लेता हूं। तो चलो यहाँ आ गया भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी इक्वल टू, ऊपर से जब मैं एन कॉस थीटा कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, एन कॉस थीटा कॉमन ले लूंगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा यहां बन के आएगा आपका टेन थीटा। देखो अगर टिग्नोमेट्री नहीं आती तो मैंने मैथमेटिकल टूल में एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पे टिग्नोमेट्री के 2 लेक्चर हैं,
एक बार आप जाके अटेंड कर दीजिए। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि मैथमेटिकल टूल के जो 15 लेक्चर है पूरा आप देख लो, उतना आप देख लोगे तो फिजिक्स में आपको एक कहीं भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। प्लस म्यू डिवाइडेड बाय, नीचे से भी क्या कॉमन ले लेता हूं, एन कॉस थीटा। अब अंदर क्या बचेगा, एन कॉस थीटा जब मैंने कॉमन ले लिया ये तो 1 आ जाएगा, एन कॉस थीटा मैंने कॉमन लिया 1 माइनस म्यू साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। देखो अपना सारा वेरिएबल टेन और म्यू के टर्म में आ गया, यहां से एन कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब भी की हमें वैल्यू चाहिए कितना मैक्सिमम स्पीड हो कि व्हीकल सेफली टर्न कर सके, तो भी स्क्वायर इक्वल टू आर जी, और क्या ब्रैकेट में आया है, टेन थीटा प्लस म्यू, यही आया है ना, टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा। हमने उसको फ्रिक्शन का लेके किया है ताकि जब दोबारा करेंगे ना फ्रिक्शन हटा देंगे, सब कुछ एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, अननेसेसरी आपको बहुत ज्यादा बर्डन नहीं होगा। टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ये निकल के आया है फाइनल आंसर। तो अगर कभी भी आपको थीटा और म्यू की वैल्यू पता हो, रेडियस हो कितने में टर्न दे रहा है, तो इससे ज्यादा अगर आपने स्पीड रखी तो व्हीकल आपका पलट जाएगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स उसको बैलेंस करता है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स आपका कम हुआ तो व्हीकल पलटने का चांस ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए जो रोड की डिजाइनिंग होती है, मैक्सिमम स्पीड कितना रखना, मानो 50 किलोमीटर पर आवर रखना है उस टर्निंग पर, अगर उससे ज्यादा जाओगे तो पलटने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो उस हिसाब से रोड का कर्वेचर डिजाइन करते हैं, मतलब टर्न का जो डिस्टेंस देते हैं, ये तो कांस्टेंट है, कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें क्या क्या बदलेगा, आर और थीटा, इस दो को भी बदल के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सब तो कांस्टेंट है ना, आप देखो यहाँ ग्रेविटी कांस्टेंट है, क्यों तो जो मटेरियल आप गिट्टी या रेत जो भी यूज करके डामर ये सब बना रहे हो वो तो कांस्टेंट ही रहने वाली है, केवल बदलेगा थीटा। मतलब जब आपकी ये रोड है, मान लेते हैं ऐसे टर्न है, पूरा रोड है, इसको यहां से आप थीटा एंगल उठाए हो ताकि आसानी से ले सके, रोड आउटर साइड में थीटा एंगल उठा हुआ है, तो यहां से आर इसकी दूरी है जहां पे व्हीकल जा रहा है, थीटा एंगल है, म्यू और जी तो कांस्टेंट रहने वाला है। भी क्या है यहाँ पे मैं लिख देता हूं, भी है आपका वेलोसिटी। तो अगर कभी भी आपसे कोई पूछे कि हम टर्निंग पर स्पीड क्यों स्लो करते हैं, तो उसको आप डिटेल में ऐसे एक्सप्लेन करके सिखा सकते हो कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो व्हीकल हमारा पलटने का चांस बहुत ही ज्यादा होगा। ये आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल, वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल। देखो यार आप लोग नोट्स तो खुद का बनाइए, क्योंकि अगर यहाँ आप देख के खुद का नोट्स बना लिए ना, एक बार आप और लिखोगे तो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। नहीं तो ऐसे आप देखोगे कि हाँ ये हो गया, लेकिन एग्जाम में आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना। तो ये आपकी वो वेलोसिटी है जिससे व्हीकल सेफली टर्न ले सकता है, अगर इससे ज्यादा करोगे तो व्हीकल पलटने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहेंगे। ये तो हमने कब लिया, जब हमारा रोड बैंक, उसको हमने बैंक किया था, मतलब थीटा एंगल पर इंक्लाइंड था और उसको फ्रिक्शन दिया हुआ था। अब चलो एक एक को हम हटाते हैं, मान लेते हैं पहला हम इसमें अलग अलग केस लेते हैं, ठीक है, नोट करके डाल देता हूं। पहला केस क्या ले लूं, पहला केस हम फ्रिक्शन को एब्सेंट कर देते हैं, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। अगर मान लो आप जिस रोड पे जा रहे हो उस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, आपने देखा होगा कि कभी आयल या ये सब गिर जाता है रोड पे टर्निंग के समय, तो आपका व्हील बहुत ज्यादा स्लिप करने लगता है। क्यों, क्योंकि रोड और व्हील के बीच जो नेसेसरी फ्रिक्शन चाहिए उसको होल्ड करने के लिए वो उतना सफिशियंट नहीं होता, इसके कारण आपकी व्हीकल फिसल जाती है और आईजी जगह पे आप बाइक ड्राइव नहीं कर पाते हो। अब देखो भी इक्वल टू अपना क्या आया था, यहां मैं फिर से लिख देता हूं, भी इक्वल टू, देखो दो तीन बार आप खुद से लिखिए ताकि आपका चीजें, अगर ये फार्मूला याद है ना, आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल इसी को घुमा के सारा आंसर आप ला सकते हो, इसको केवल अरेंज करना है। और ये भी डिराइव करने में यार अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखे हो,
हार्डली 1.5 मिनट्स लगेगा, आप सारा चीजें कर दोगे। तो यहाँ म्यू इक्वल टू 0 है, म्यू की वैल्यू 0 पुट करो। जब म्यू इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, म्यू 0 हो जाएगा, 1 माइनस ये भी 0 हो जाएगा, अंडर रूट में बचेगा v इक्वल टू आर, क्या क्या बचेगा, म्यू तो 0 हो गया है, आर जी टेन थीटा। अगर रोड पे आपका कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तो कितना बैंकिंग रोड चाहिए मैक्सिमम स्पीड के लिए, मैक्सिमम स्पीड दे देते हैं। तो जो फार्मूला आएगा रूट आर जी टेन थीटा आएगा। अब अगला वो करते हैं कि अगर कोई बैंक ना दिया हो, जो सर्कुलर व्हीकल और ये सब के लिए लागू होता है, एक सर्कुलर टर्न होता है ना कि जहां पे हम बिल्कुल बैंक नहीं देते हैं। चलो नोट 2 देखते हैं। नोट 2 में क्या है कि मानो एक कार जा रही है, ठीक। देखो यार मेरी ड्राइंग तो उतनी अच्छी है नहीं, आप समझ जाना। अब इसको यहां से ऐसे घूमना है। तो जो यहाँ पे रोड है, यहाँ पे हमने कोई बैंक नहीं दिया है, ए थीटा इक्वल टू 0 है। यहाँ पे हमने रोड को जो पूरा एकदम प्लेन है, वहां पे आप क्या इफेक्ट आएगा, कितनी स्पीड आएगी, उसका हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो क्या मान लेते हैं, इफ देयर इज नो बैंक, अगर कोई बैंक नहीं है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, इफ देयर इज नो बैंक। अगर हम किसी एंगल पर उठाए ही नहीं है तो थीटा इक्वल टू हमारा 0 आ जाएगा। तो अगर सर्कुलर टर्न होता है ना, जिसपे देखो, जहां हाई व्हीकल हाई स्पीड, आप हाईवे और उन सब पे देखोगे, कभी ना कभी ट्रेवल किए होगे, जहां भी टर्न आता है वहां पे एक साइड रोड काफी नीचे दबी रहती है, आप एकदम उसको फील कर सकते हो। लेकिन जो नॉर्मल गांव की रोड ये सब आप देखोगे, उस पे बहुत कम एंगल देते हैं, क्योंकि वहां स्पीड बहुत स्लो रहती है 25-30 की। और कुछ लोग अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आके 40-50 पे ले जाते हैं और स्पीड नहीं स्लो करते, देखे होगे को गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं, क्योंकि वहां बैंकिंग ज्यादा दी ही नहीं गई, और रोड की डिजाइन ही इस तरीके से हुई है कि आप 20-25 के ऊपर मत चलिए। इसलिए अगर आप रोड पे चल रहे हैं, वहां जो स्पीड लिमिट लिखी गई है वो अकॉर्डिंग टू डिजाइन लिखी गई है। अगर आपको सेफ ड्राइव करना है तो उसी स्पीड के अंदर चलना चाहिए। उसके बाहर चलोगे, आपका व्हीकल पलटने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहेंगे। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। देखो इसको मैं इसलिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, क्योंकि सारा प्रॉब्लम जो फिजिक्स है वो आपके दैनिक जीवन में जो जो प्रॉब्लम आते हैं उन सबके रिलेटेड ही है। अगर आप चीजों को अच्छे से विजुलाइज करना सीख गए तो क्वेश्चन तो तुरंत कर ले जाओगे। म्यू टेन थीटा। अब देखो इस रोड पे हमने कोई बैंक नहीं दिया है, तो क्या है, थीटा इक्वल टू 0 है। इस इक्वेशन में थीटा इक्वल टू 0 पुट करो। नीचे 1 माइनस, ये तो नीचे 1 ही बचेगा, टेन थीटा टेन 0 की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये नीचे का टर्म केवल 1 बचेगा, तो अंदर क्या बचेगा, जो मैक्सिमम स्पीड आएगी। मैक्सिमम कितना स्पीड आप रख सकते हो, म्यू आर जी, या तो इससे कम रखो या इसके बराबर रखो, नहीं तो आपकी जो व्हीकल है, यहां लिख देता हूं वी एम लेस देन इक्वल टू म्यू आर जी। अगर आपका सर्कुलर टर्न है, मानो उसकी रेडियस 3 मीटर या 4 मीटर दी है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5 0.8 है, डी की वैल्यू 9.8 रख के आपको कितना मैक्सिमम स्पीड मिलेगा वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आप प्रैक्टिकल करिएगा, गांव के ही रोड पे जाइएगा, रोड की विड्थ नापिएगा, जितना मीटर हो वो आपका रेडियस होगा, तो रेडियस मतलब हाफ कर देना। और अगर सेंटर से दे रहा है तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मेजर कर देना। इसके बाद जी की वैल्यू 9.8 रखना। म्यू की वैल्यू अगर कॉन्क्रेंट है तो आप सर्च कर दोगे, 0.25 या 0.6 के अप्रॉक्स होती है, वहां से आपको मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू मिल जाएगी। उससे ज्यादा अगर स्पीड रखोगे पलटने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहेंगे। तो ये रहा बैंकिंग रोड के बारे में, जितना कॉन्सेप्ट वो सब डिस्कस कर दिए हैं। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगी। क्वेश्चन करने के पहले एक और छोटा सा टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एंगल ऑफ बैंकिंग क्या है, उसको बताओ। तो एंगल ऑफ बैंकिंग जो थीटा की वैल्यू है उसको आप कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पहले डिफिनेशन लिखा हूं, उसको रीड करते हैं, फिर मैं डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करूंगा। The angle of banking is the angle by which the surface road is elevated on the outer edge। जो आपका बैंकिंग रोड है, मानो इनर रेड इधर है तो आउटर रेड
आउटर एज जितना उठाया है, मान लेते हैं थीटा एंगल, वही है आपका बैंकिंग ऑफ रोड। कुछ इस तरीके से आपकी कार है जो यहाँ पे टर्न देना चाहती है। तो जो देखो ये इनर व्हील है, इनर से और आउटर के बीच यहाँ भी प्लॉट करोगे एंगल कितना आएगा, थीटा आएगा। तो वही जो एंगल है उठाया गया है, आपको बोल रहा है, उसी को हम एंगल ऑफ बैंकिंग बोलते हैं। अगला पॉइंट है, द एंगल ऑफ बैंकिंग डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेट ऑफ द व्हीकल। गाड़ी का कितना वजन है उस पे एंगल ऑफ बैंकिंग नहीं डिपेंड करेगा। चाहे आप ट्रक ले जाओ, चाहे आप कोई कार ले जाओ, उसके मास पे नहीं डिपेंड करेगा। वो किस पे डिपेंड करता है, यहाँ आपने देखा होगा जो बैंकिंग था टेन थीटा। अभी मैं यहाँ एक नया ए भी इक्वल टू वी एम इक्वल टू आर जी टेन थीटा आया है। यहाँ पे देखो स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, रेडियस, ग्रेविटी और थीटा पे। तो कितना भी हैवी मास ले जाओ, इसलिए डिजाइनर देखते होंगे कि सेम दिया रहता है, उसी पे आपकी कार भी घूमती है, उसी पे ट्रक भी घूमती है। और ट्रक चाहे 10 चक्के की हो, चाहे 20 चक्के की, आप ट्रेलर देखते होगी, वो भी इजिली उस पे घूम जाती है। क्यों? क्योंकि बैंकिंग हम इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं को मास पे डिपेंड नहीं करता है, नहीं तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। फिर अगला पॉइंट है, इट इज डिटरमाइंड बाय द स्पीड ऑफ द व्हीकल, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड, आप यहाँ देख सकते हो, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलो उसको मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा है आपका एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग। और क्या हमको चाहिए कि कितना एंगल आया है, तो हमने यहां से देखो निकाला है, डी एम इक्वल टू क्या आया, मैक्सिमम वेलोसिटी आर जी टेन थीटा। उसको पुट करते हैं, वी इक्वल टू रूट आर है रेडियस, जी है ग्रेविटी, और टेन थीटा कितना एंगल पे हम बैंकिंग कर रहे हैं, हमसे टेन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो वी स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, आर जी टेन थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, मतलब हमें थीटा की चाहिए, तो टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। यहां से जब हम थीटा निकालेंगे तो टेन क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। जो एंगल ऑफ बैंकिंग है, इस एंगल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि जो भी व्हीकल है उसका स्पीड कितना है और रेडियस ऑफ कर्वेचर जिस रेडियस पे वो टर्न दे रहा है, डिवाइड इनटू ग्रेविटी का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इसकी वैल्यू पूरा निकल के आएगी, एंगल ऑफ बैंकिंग उससे ज्यादा नहीं देना है। तो देखो कितना इजीली आप लोगों ने रोड डिजाइन करना सीख लिया। अगर कोई बोले आपको रोड डिजाइन करना, आप नहीं कर सकते, बोल दोगे कि हमें यहाँ पे बताओ कि कितना स्पीड रखना है। मानो बोल दिया कि हमको यहाँ से स्पीड अगर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से व्हीकल आ रही है तो घूम जाए, तो आपने यहाँ 80 किलोमीटर पर आवर से रख दिया। फिर जगह कितनी है, जगह मानो 6 मीटर है, तो यहाँ पे 6 मीटर की वैल्यू डाल दिए, जी 9.8 है। फिर इसको सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकाल लोगे, तो जो आपका इनर और आउटर व्हील के बीच में गैप आएगा, इंक्लिनेशन, जो इंक्लिनेशन होगा वो यही एंगल निकल के आएगा। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये रहा एंगल ऑफ बैंकिंग के रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट, वो सब हमने डिस्कस कर दिया है। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, आप वीडियो को एक बार पॉज करिए, फिर से देखिए, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या क्या डेटा दिया गया है, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो ये कह क्या रहा है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ अ स्मूथ। अगर स्मूथ बोल दिया तो म्यू इक्वल टू क्या है, म्यू इक्वल टू 0। कर्व रोड ऑफ रेडियस 100 मीटर, इफ व्हीकल कैन सेफली ट्रेवल अलोंग इट स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछ रहा है कि एक रोड डिजाइन करना है, आप कितना बैंकिंग दोगे। जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है, कार या बाइक, जिसकी भी, बाइक के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, जो भी व्हीकल है, फोर व्हीलर के ऊपर ही बात कर रहे हैं, उसकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर हो। जैसे ट्रेन, ये सब आप देखा होगा ना, ये सब सारा फार्मूला ट्रेन पे भी लागू होता है। आप जब देखोगे टर्निंग पे, अगर ट्रेन में बैठे होगे तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, जिस साइड ट्रेन घूम रही है उस साइड का जो पटरी होती है हल्का सा नीचे रहती है, और जो आउटर का रहता है वो थोड़ा सा उठी रहती है। जहां भी रेलवे की टर्निंग हो, आप जाके वहां पे देख लेना। और अगर आप अंदर ट्रेन में भी बैठे हैं तो भी अगर रेलवे टर्न देने लगती है, आप ध्यान से देखोगे, आपको समझ में आने लगेगा, एक हिस्सा उसका नीचे हल्का दबा रहेगा और दूसरा हिस्सा हल्का ऊपर उठा रहता है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये डिजाइन करना है। चलो जो डेटा दिया है उसको लिख लेते हैं। v की वैल्यू दिया है 180 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको एसआई में कन्वर्ट कर देते हैं मीटर पर सेकेंड कि कितने मीटर पर सेकेंड का हमें स्पीड चाहिए। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 आवर में 3600 सेकेंड। जब इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा ए 2 शून्य से 2 शून्य खत्म और 36 पंजे 180 और 10 इंटू 5 50 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो जो स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रेडियस कितना दिया है? 1 मिनट, रेडियस यहाँ 600 मीटर है। ठीक, इसको आप सही कर देना। 1 मिनट नहीं, 1 मिनट 600 नहीं, 100 मीटर है। ठीक, जब इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये क्या निकल के आएगा? ये है 50 मीटर पर सेकेंड, ये है आपका 100 मीटर। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? tan थीटा इक्वल टू, अभी हमने एंगल ऑफ बैंकिंग डिराइव किया, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। तो यहां से v की वैल्यू पुट करते हैं। tan थीटा इक्वल टू v की वैल्यू है 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। आर की वैल्यू हम कितना पुट करते हैं? 100 मीटर इंटू जी की वैल्यू कितनी है? जी की वैल्यू है 9.8। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 2500 डिवाइडेड बाई इसको कितना आएगा? 9800 और एक अंक पे दशमलव है तो 980। इसको कैंसिल करेंगे 250 आएगा। tan थीटा इक्वल टू, जब इसमें 98 में 250 का भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा? ये अप्रॉक्स आएगा आपका, कितना बार जाएगा? 2 पॉइंट आपका 54 के अप्रॉक्स आएगा। तो यहां से आप थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2.54 आया। यहाँ पे जब भी एग्जाम में आप दोगे वहां पे इसकी वैल्यू दी रहेगी कि क्योंकि कैलकुलेटर रहेगा नहीं, तो tan इनवर्स जितने लास्ट में कैलकुलेशन आएगा उसके अप्रॉक्स वैल्यू दी गई होती है। यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो कि कितना एंगल ऑफ बैंकिंग हम प्रोवाइड करें। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है, वीडियो को एक बार पॉज करिए, फिर से देखिए, सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है? अ ट्रेन, यहाँ यन छूट गया है। अ ट्रेन हैज टू नेगोशिएट अ कर्व ऑफ 400 मीटर, एक 400 मीटर का कर्व है। हाउ मच शुड द आउटर रेल विल बी रेज्ड विथ रिस्पेक्ट टू द इनर रेल फॉर अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स इज 1 मीटर। देखो ट्रेन का क्वेश्चन आ गया कि नहीं? बोल रहा है कि एक रेलवे ट्रैक है। ठीक, मान लेते हैं ऐसे रेलवे ट्रैक है, यहाँ पे रेलगाड़ी आ रही है। ठीक, अब इसको टर्न लेना है और रेडियस कितना दिया हुआ है? 400 मीटर दिया हुआ है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इनके बीच का जो व्हील का गैप है ये कितना है? देखो ना, डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स इज 1 मीटर। तो आपसे पूछ रहा जो ये एंगल थीटा उठेगा, ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी ताकि ट्रेन इजीली मूव कर जाए। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इनर और आउटर व्हील के बीच में कितना एंगल हो कि ट्रेन सेफली घूम जाए बिना पलटे हुए। तो चलो जो डेटा दिया है उसको लिखते हैं। पहले क्या दिया है? आर। आर इक्वल टू 400 मीटर। स्पीड कितनी दी है? 48 किलोमीटर पर आवर। जब इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 48 एक किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। और एक घंटे में 3600 सेकेंड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा आपका 48 इंटू ए करेंगे तो 40/3 मीटर पर सेकेंड। ये आया स्पीड। इससे ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा आप करोगे तो ट्रेन आपकी पलटने का डर है, वो हमें क्राइटेरिया दे दिया है। आर इक्वल टू 400 मीटर और लेंथ, जो इनके बीच की लेंथ है कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। समझ में आया कि नहीं क्या क्या डेटा दिया है? अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आप वीडियो को पॉज करो, एक बार फिर से देखो,
सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये जो है ना, इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, थोड़ा मैग्नीफाई करता हूँ। मैग्नीफाई मतलब जूम करता हूँ। ये रहा इनर व्हील, रेड में है तो रेड में ही देता हूँ। ये रहा इनर व्हील और आउटर व्हील को मान लेते हैं इतना हमने उठाया, ठीक? ये इनर व्हील है और ये आपका आउटर व्हील है। इस पॉइंट से कितना एंगल बनाया? थीटा एंगल बनाया। इनके बीच कितना गैप दिया हुआ है? 1 मीटर, ये हमको दिया हुआ है। अब ये कितना उठा है इसके रिस्पेक्ट में, वही हमसे हाइट पूछी जा रही है। तो मान लेते हैं जो यहाँ से यहाँ हाइट है, वो हाइट कितनी है? h है। मान लेते हैं h, यहाँ लिख देता हूँ। समझ में आया कि नहीं? ये रहा इनर व्हील, ये रहा आपका आउटर व्हील, जिसको हमने थीटा एंगल पे मान लेते हैं उठा हुआ है। तो यहाँ h क्या है आपका? h है हाइट थ्रू विच द h इक्वल टू हाइट थ्रू which the outer rail height through which the outer rail must be raised। कि आपका जो आउटर व्हील है, आप ट्रेन की पटरी पे जाके देखिएगा, जहां भी टर्न होगा एक पटरी हल्का नीचे रहती है और एक थोड़े एंगल पर उठी रहती है। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि व्हीकल जो है ना वो सेफली टर्न हो जाए। जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो उसको बैलेंस करके आराम से टर्न हो जाता है, ताकि आपकी जो ट्रेन है वो सब पलटती नहीं है। अब ये देखो एक आपका एंगल, ये सब एक ट्रायंगल बन गए कि नहीं? इस पूरे को देखो नाम दे देते हैं बदल के, चलो ए बी सी। ए बी सी क्या बन गया? ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया। इसमें मैं साइन थीटा लगाता हूं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एच बाई एल। अब मान लेते हैं जो थीटा है ना वो बहुत स्मॉल है, कितना ही डिग्री देंगे? 5 डिग्री, 6 डिग्री, कुछ इसी रेशियो में देंगे ना। ज्यादा देंगे तो ट्रेन तो पलटने का, अब ज्यादा उठा भी नहीं सकते, एक लिमिट के बाद थीटा उसके ऊपर नहीं जाएगा। अगर उठाओगे तो फिर ट्रेन पलटने का डर रहेगा। मान लेते हैं कि जो थीटा है, थीटा जो है फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, अगर थीटा एकदम स्मॉल है तो आपका चाहे साइन थीटा की वैल्यू लो, चाहे कॉस थीटा की वैल्यू लो, चाहे टेन थीटा की वैल्यू लो, सब बराबर आती है। तो यहाँ पे जो साइन थीटा है, साइन थीटा अप्रॉक्स किसके हो जाएगा? साइन थीटा अप्रॉक्स हो जाएगा टेन थीटा के। समझ में आया कि नहीं? ये हो जाएगा आपका टेन थीटा के। तो चलिए अब टेन थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। हमें फार्मूला एक आपको अगर याद होगा, यहाँ से देखो अभी मैं क्या लिखता हूँ, साइन थीटा की जगह मैं टेन थीटा लिख देता हूँ। टेन थीटा इक्वल टू एच बाई एल, इक्वेशन 1। और दूसरा क्या है? स्पीड से tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी, इससे ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। ये हो गया इक्वेशन 2। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो, थीटा है दोनों तरफ, tan थीटा है और राइट हैंड साइड वैल्यू अलग अलग है। तो चलो इन दोनों इक्वेशन को हम बराबर कर सकते हैं कि नहीं? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो बराबर होगा, क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो यहाँ से वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी इक्वल टू एच बाई एल लिख सकता हूँ कि नहीं? हमें एच की वैल्यू पूछ रहा था। एच इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट कराओ, वी स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई आर जी। सारी वैल्यू आपको दी हुई है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे और एच की वैल्यू हमको निकल के आ जाएगी। तो चलिए पुट करते हैं। एच इक्वल टू वी की वैल्यू है 40/3 का होल स्क्वायर, और इनके बीच लेंथ कितना दिया था? 1 मीटर। रेडियस कितनी है? रेडियस दिया है 400 मीटर। और जी की वैल्यू कांस्टेंट है 9.8। जब इसको सॉल्व करेंगे एच की वैल्यू निकल के आएगी 0.0454 मीटर। अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 4.54 सेंटीमीटर आ जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें जब 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4.4 सेंटीमीटर। तो कितना इसको हम आउटर ट्रैक जो है उसको हम 4.54 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं उठा सकते, नहीं तो फिर ट्रेन पलटने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहेंगे। तो मैक्सिमम हाइट कितना निकल के आया? 4.54 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो यार, कॉन्सेप्ट सीखो, उसको अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एग्जाम में जब आप बैठोगे सेम कॉन्सेप्ट पे फिर से क्वेश्चन आएगा। अभी मैं इसका प्रैक्टिस सेशन भी लेके आऊंगा, एससी वर्मा के क्वेश्चन कराऊंगा आपको, पीवाईक्यू में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब क्वेश्चन कराऊंगा। बस अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं पूरा देखिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ फिजिक्स में आप पूरा में से पूरा नंबर लेके आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
keeping the banking angle same to increase the maximum speed with which a vehicle can travel on the curve road by 10%. The radius of curvature of the road has to be changed from 20 मीटर to कितने मीटर तक आपका चेंज करे। तो आपको बोल रहा है कि एक रोड है जिसपे हम बैंक किए किए हैं और जो उसकी मैक्सिमम स्पीड है अगर हम उसको 10% इंक्रीज कर दें तो जो नया रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा रोड का उसको हम कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि आर और थीटा पे ही डिपेंड करता था, आपने देखा होगा ना सारी वैल्यू। वही हमसे पूछ रहा है, यहाँ स्पीड को भी चेंज कर दिया है, कांस्टेंट नहीं रखा है। तो कोई नहीं, अपने पास फार्मूला है उसको हम यूज करते हैं। तो आर की वैल्यू हमें क्या दिया है, आर की वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर। जब 20 मीटर था तो स्पीड क्या थी, स्पीड थी भी। अब स्पीड को हमने 10% इंक्रीज कर दिया। आर क्या होगा आपका, जब हम स्पीड को 10% इंक्रीज कर देंगे, स्पीड को जब 10% इंक्रीज करेंगे 0.1 भी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.1 भी आएगा। तो 1.1 भी पे आपका रेडियस क्या होगा, वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये समझ में आया कि नहीं? कोई नहीं, अब हमारे पास एंगल ऑफ बैंकिंग का फार्मूला है, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर जी। ये रहा पहला केस, इसको मान देते हैं, आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू दी है 20 इंटू जी। ठीक, इसको मान देते हैं इक्वेशन 1। अब सेकंड केस में क्या किए हैं, सेकंड केस में स्पीड जो है, स्पीड 10% इंक्रीज हो गई है। जब स्पीड 10% इंक्रीज हुई है तो नई स्पीड क्या होगी, नई स्पीड v डेक्स इक्वल टू 1.1 भी हो जाएगी। ये समझ में आया कि नहीं? अब फिर से tan थीटा इक्वल टू v डेक्स की वैल्यू 1.1 v का स्क्वायर, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। आर की हमसे वैल्यू पूछी जा रही है। अब ध्यान से देखो, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं उसको इक्वल करके। जब इक्वेटिंग, यहाँ भी tan थीटा है ना, यहाँ भी tan थीटा, एंगल ऑफ बैंकिंग सेम रखना है, तो जब दोनों को आप इक्वल करोगे, यहाँ पे कर देता हूं इक्वल, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन। देखो क्वेश्चन कैसा भी आए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन एक भी नहीं रुकेगा। आपके सामने देखो, मैं फार्मूला बहुत ही कम यूज कर रहा हूं, जो फार्मूला यूज कर रहा हूं उसको आप इजीली डिराइव कर सकते हो। जो हमने अभी डिराइव किया, एक बार वो सब करना आप सीख गए, आराम से सारा क्वेश्चन बना लोगे। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, आर की चाहिए। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, भी स्क्वायर से भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा स्क्वायर, क्योंकि भी स्क्वायर उसका यही वैल्यू है ना, 1.1 का भी हम स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे निकल के आएगा 1/20 इक्वल टू 1.1 का स्क्वायर करेंगे निकल के आएगा 1.21 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, आर डेक्स। आर डेक्स की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 20 इंटू 1.21। जब इसको सॉल्व करेंगे आर डेक्स इक्वल टू, तो ये कितना निकल के आएगा 24.2 मीटर। तो जो नया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा था, आर की वैल्यू कितनी आएगी, तो आंसर निकल के आया है 24.2 मीटर। तो ये रहा आपका बैंकिंग ऑफ रोड पे जो फोर व्हीलर होती है उसके रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सबको हमने डिस्कस कर लिया है। अब आप जाइए प्रीवियस ईयर उठाइए या आपके पास कोई स्टैंडर्ड बुक है, जितना भी क्वेश्चन आए हैं सबको सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आप हमें भेजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। और क्वेश्चन मेरे पास भेजने के दो मेथड हैं, या तो आप वीडियो के में कमेंट में डालिए, या दूसरा मेथड है, मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देता हूं, वहां पे आप पोस्ट कर सकते हो। और अगर आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए जो पीपीटी यहाँ डिस्कस करते हैं, उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हर लेक्चर फिनिश होने के बाद सारा मटेरियल मैं वहां पे शेयर कर देता हूं, वहां से आप जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो ये रहा आज का सेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लग रहा है, इसमें और क्या क्या इंप्रूव की जरूरत है। और इसके अलावा एक प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जो भी स्टूडेंट ड्रॉपर है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, वो भी क्वालिटी क्वालिटी क्वेश्चन। देखो सेम फार्मूले पे आप 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे कोई मतलब नहीं है। फार्मूले को अच्छे से सीखिए, 2 से 3 क्वेश्चन करिए, कॉन्फिडेंस आने लगे, फिर अलग वैरायटी का क्वेश्चन ट्राई करिए, क्योंकि एक बार कॉन्फिडेंस आ गया बार बार वही मेथड रिपीट करके क्या फायदा।
इससे अच्छा आप अलग-अलग मेथड सीखिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी क्लियर होगी। तो चलिए इसी के साथ सेशन समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।